हेलो एवरीवन। अगर आप भी अपना घर खुद से बनवा रहे हैं या फिर बनवाने वाले हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अपने ही देख रेख में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा वो छोटी छोटी सी गलतियां जो कि कॉन्ट्रैक्टर करता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या फिर अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इंजीनियर हायर नहीं करता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर बना है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना है, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि उसके पास जो नॉलेज होगा वो लिमिटेड होगा, और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीज़ें वो सही नहीं कर रहा होता है, या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जो भी वजह हो। बट मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑनर्स हैं उनको मैं कुछ चीज़ें बता पाऊँ ताकि वो बनते टाइम पे ध्यान रखें, जिससे कि उनकी जो घर की क्वालिटी है वो अच्छी हो सकती है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ शेखर सौरभ और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, और मेरा करीब करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ही। तो मैं उसी एक्सपीरियंस की बेसिस पे कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े और आपकी जो घर की क्वालिटी है वो बेटर हो। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो घर की लाइफ हो वो लॉन्ग हो, अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कि जो आपके घर की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। तो पहला हम शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्सकवेशन, यानी कि खुदाई। तो गाइस, जब भी हम खुदाई करवाते हैं तो जितना भी हमें बोला गया है कि आपको इतना डेप्थ जाना है, तो हम सपोज 4 फीट हमें गहरा जाना है अगर, तो अगर हम जेसीबी से खुदाई करा रहे हैं तो उसकी जो खुदाई है हम करीब करीब आधा फीट ऊपर ही रखें। क्योंकि जो जेसीबी खोदता है तो उसके जो दांते होते हैं वो ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा खोद सकता है। फिर आपको फिलिंग करनी पड़ेगी, उसे कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम खुदाई मैनुअली करा लेंगे, यानी कि हम उसे आधा फीट ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम उसकी खुदाई मैन पावर से, यानी आदमियों से हम उसकी खुदाई मैनुअली करवा लें और एग्जैक्टली खुदवाएं नाप करके। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर सपोज ज़्यादा खुद गया, अगर खुदाई ज़्यादा हो जाती है सपोज, तो उस केस में हम मिट्टी न डाल करके उसकी जगह पे हम सैंड डालेंगे, ये बेटर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है खुदाई के बाद एटीटी करवाना। बहुत सारे घरों में एटीटी का कोई प्रचलन नहीं है, लोग एटीटी के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। यानी जब हमारे घर में दीमक लगता है, इसकी वजह से होता क्या है कि जब हम एटीटी नहीं करवाते हैं, हमारा घर बन जाता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि दीमक लग रहा होता है लकड़ियों में, जो हमारे लकड़ी फर्नीचर्स वगैरह होते हैं उसमें दीमक लगता है। हमारे घर के किसी टाइल्स के किनारे से बहुत सारे दीमक लग जाते हैं, मिट्टी आपको बाहर आता हुआ दिखाई देता होगा। तो बेसिकली उसी के लिए होता है। तो वो जो एटीटी करवाएं आप, वो मिट्टी के लेवल पे ही करवाएं, यानी कि जब मिट्टी की ड्रेसिंग हो गई, कॉम्पैक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलें कि उसमें वो एटीटी करे। एटीटी के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब वो केमिकल लेकर आएगा तो उस केमिकल में अगर वो 20 लीटर 90 लीटर पानी रखेगा और 1 लीटर वो केमिकल रखेगा एटीटी का। मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपको, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर। नेक्स्ट है पीसीसी। जो पीसीसी वो लेयर होता है जो हमारे मिट्टी के ऊपर पहला लेयर जो आता है कंक्रीट का। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है, जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनके पास कोई इंजीनियर्स नहीं होते हैं, कोई डिग्री नहीं होती है उनके पास, वो लोग अक्सर गलती करते हैं उस पीसीसी का मिक्स बनाने में। तो मैं आपको बता दूं, जो पीसीसी होता है यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसका जो मिक्स होना चाहिए वो 1-4-8 हो या फिर 1-3-6 हो, जिसमें से 1 होता है सीमेंट, और 4 होता है सैंड, और 8 होता है एग्रीगेट। सैंड एग्रीगेट हो गया, यानी कि जो हम गिट्टी जिसको बोलते हैं, जिससे जो छोटे छोटे अपने बड़े बड़े देखे होंगे दाने 20 mm के, 10 mm के, तो आप देसी भाषा में आप उसे गिट्टी बोलते हैं या रोड़ी भी बोल सकते हैं। और 4 हो गया आपका सैंड, और या फिर नेक्स्ट है 1-3-6, 1 सीमेंट, 3 सैंड और 6 आपका एग्रीगेट। बट गांव में जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत गलत है। लोग क्या करते हैं जनरली कि जितना सीमेंट सैंड रखा उतना ही एग्रीगेट भी रख देते हैं। वो गलती कभी ना करें, तो कोशिश करें ये मिक्स रखने के लिए। नेक्स्ट होता है जो उसकी थिकनेस है, यानी जो पीसीसी करवाएं वो कम से कम 3 इंच मोटी हो या फिर 4 इंच मोटी हो। वो एज पर डिजाइनर हो, यानी कि आप जब घर बनवाएं ना, तो पहला मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसकी जो डिज़ाइन है वो किसी आर्किटेक्ट से या फिर किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही करवाएं,
और उस ड्राइंग में सारा कुछ मेंशन होता है कि आपको डेप्थ कितना लेना है। तो ये कम से कम है, मैंने आपको बता दिया कि 75 mm यानी कि 3 इंच जरूर रखें। नेक्स्ट है कि जब कॉन्ट्रैक्टर बना रहा होता है कंक्रीट, सपोज वो साइट पे बना रहा है पीसीसी के लिए, तो उसे बोलें कि आप उसकी जो मिक्सिंग है वो मिक्सर मशीन में ही करें, फावड़े से या कुदाल से ना करें, क्योंकि जो उसकी मिक्सिंग है वो बेटर नहीं हो पाती है। और जब मिक्सिंग अच्छा नहीं होता है तो कंक्रीट अच्छा नहीं बनता है, कहीं साइड ज़्यादा हो जाएगा, सीमेंट हर जगह पे नहीं पहुंच पाएगा बाइंडिंग के लिए। तो इसलिए आप उसकी जो मिक्सिंग है कभी भी फावड़े से अलाउ ना करें, उसे हमेशा ही मिक्सर मशीन में ही बनवाएं। नेक्स्ट चीज़ है, जब कॉन्ट्रैक्टर उसमें पानी डालता है तो पानी डालने के बाद 3 घंटे के अंदर वो कंक्रीट आप यूज़ कर लें। यानी कि जो अगर सपोज आपका जो कंक्रीट है वो अगर बैचिंग प्लांट से बन के आया है तो वो मैक्सिमम 3 घंटे तक सही रहता है, उसके बाद उसको सेकने के लिए बोल दें। अगर आप साइट पे बनवा रहे हैं कंक्रीट तो उस जगह पे आधे घंटे के अंदर आप उसे यूज़ कर लें, क्योंकि आधे घंटे में वो लगभग सेट हो जाता है। तो इसलिए आप आधे घंटे में उस कंक्रीट को आप कोशिश करें यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है, उसकी जो तराई है वो कम से कम 7 दिन तक के लिए करें, कम से कम 7 दिन होना चाहिए तराई। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है स्टील। तो जिस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसी तरह से जो स्ट्रक्चर होता है यानी बिल्डिंग होता है आपका, उसकी जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो माना जाता है स्टील। बहुत मैटर करता है ये आपकी बिल्डिंग के स्ट्रेंथ के लिए। तो इसमें जो पहला मैंने मिस्टेक देखा है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो प्रैक्टिस जो करते हैं जनरली, वो क्या करते हैं कि ये जो रिंग है, इस रिंग में ये जो रिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो रिंग है, इस रिंग में जो ये हुक है, ये हुक को नहीं मोड़ते, वो हुक को सीधा ऐसे रख देते हैं, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा। ये देखिए हुक को सीधा रखा हुआ है ऐसे 90 डिग्री पे। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें, रिंग को हमेशा इस तरह से हुक बनवाएं। ये सरी आपका यहाँ फंसेगा, देखिए यहाँ हुक बना हुआ है, यहाँ भी हमें दिख रहा है। तो हुक बनाने का बेसिकली जो फ़ायदा ये होता है कि जब भूकंप आता है, तो मैं आपको दिखा दूँ एक स्लाइड जिसमें आपको दिखेगा। ये देखिए, ये जब भूकंप आता है तो ये भूकंप का सीन है, भूकंप का या फिर जब फेलियर का आप ये देख लें। जब कंक्रीट जो कॉलम जो है आपका, वो कॉलम जो फेल होता है जब, उस केस में क्या होता है कि पहले जो ये रिंग है ना, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, रिंग खुल रहा है, यहाँ पे रिंग खुल जाता है, रिंग खुल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिंग खुलता है और ये जो हमारा जो मेन वर्टिकल जो स्टील है वो फैलना चाहता है। तो अगर ये रिंग अच्छे, देखिए यहाँ पे रिंग खुल चुका है, ये अगर ये रिंग अच्छे से हुक बना हुआ रहेगा तो ये आसानी से नहीं खुलने देगा, तो बहुत हद तक भूकंप के टाइम पे ये मदद करेगा। तो आप जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसे ज़रूर बोलें कि वो इस तरीके से हुक बनाए, और जो हुक की ये लंबाई है वो कम से कम 10 गुना, जो भी आप जिस भी डायमीटर का रिंग ले रहे हैं, सपोज आप 8 mm का जो स्टील होता है उससे अगर रिंग बना रहे हैं तो 8 गुना 10, ये 10 गुना जरूर रखें रिंग का, ये सॉरी जो हुक है उसका साइज। नेक्स्ट है, जो आपका जो कंक्रीट है, जब भी आप कॉलम डालते हैं तो कॉलम डालते टाइम पे आप स्टार्टर जो डालता है कॉन्ट्रैक्टर, उसे बोले कि स्टार्टर ना डाल करके वो इस तरीके से एंगल यूज कर सकता है। स्टार्टर डालने से होता क्या है कि जब वो स्टार्टर डालता है उसके अगले 2-3 दिन में ही वहाँ पे वो शटरिंग का काम शुरू कर देता है, और उससे क्या होता है कि वो कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने में कि जो स्टार्टर डालता है इतना मोटा, यानी 2 इंच का वो जो स्टार्टर डालता है कंक्रीट का, वो क्या है कि वो टूट जाता है या फिर हिल जाता है, और उसकी तराई भी बेटर तरीके से नहीं हो पाती है। तो उस केस में होता क्या है कि वो टूटने की वजह से वहाँ से तो कमज़ोर हो गया, और बाद में हमने उसी के ऊपर पूरा कॉलम खड़ा कर दिया, पूरे कॉलम की कास्टिंग कर दी। जब हमारा बेसिस ही कमज़ोर हो गया तो फिर क्या मतलब बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंक्रीट अच्छा हो, हमारा कॉलम का स्ट्रेंथ अच्छा हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कॉलम एक बार में कास्टिंग हो, हम स्टार्टर ना डालें टुकड़ों में, क्योंकि वहाँ पे क्रैक पड़ने के चांसेस रहते हैं। और वो टूटा हुआ ही क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, और टूट भी गया शटरिंग लगाते टाइम पे, वो वैसा का वैसा जोड़ देता है, और जोड़ करके वो वापस अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि उससे तो लेट हो रहा होता है, और अपना टाइम बचाने के लिए वो जल्दी से बस यहाँ पे खड़ा कर देगा। तो वो प्रैक्टिस ना करने दें, कोशिश करें वहाँ पे कि एंगल इस तरीके से लगवाएं चारों कोने पे, और फिर एक ही बार में
आप कॉलम की कास्टिंग करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो ये प्रैक्टिस है, ये आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपके जो बिल्डिंग की जो क्वालिटी है वो, या फिर उसकी पहले लाइफ है, वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक बोलते हैं जो कि आपका इस तरह का आता है, ये कंक्रीट का बना होता है, या फिर आप प्लास्टिक के भी आते हैं आजकल, तो आप कंक्रीट का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ या फिर साइड पे भी बनवा सकते हैं, वो भी बनते हैं साइड पे भी, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। बेसिकली इनका जो रोल होता है वो ये क्या करता है कि जो कंक्रीट है और जो स्टील है, जो स्टील सपोज ये कॉलम हो गया हमारा, तो कॉलम से हमने ये लगा दिया, हमने करीब करीब 40 mm का लगाना चाहिए कम से कम कॉलम में। तो सपोज हमने कॉलम में 40 mm यानी कि हो गया ये 1.5 इंच के आसपास। तो अगर हमने 1.5 इंच का लगाया मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, हमारे सरिये को छुपा के रखेगा बाहर के मॉइस्चर से। अगर मॉइस्चर आता है सरिये के पास इन फ्यूचर, तो ये सरिया में जंग लगता है, यानी जो हमारा स्टील है उसमें कोरोजन होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टील कोरोजन से बचा रहे, तो हमें इस स्टील को कंक्रीट से छुपा के रखना होगा, और उसका सबसे बेटर ऑप्शन है कि हम कवर ब्लॉक यूज़ करें। और जितना डिज़ाइन में बताया गया, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितना कितना mm का कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, उस तरीके से आप कवर ब्लॉक यूज़ करें, ताकि जो सरिया है और जो कवर ब्लॉक है ज़्यादा दूर ना लगाएं, ताकि स्लैब की बात कर रहा हूँ मैं, जब स्लैब हो सपोज तो ज़्यादा दूर ना लगाएं, क्योंकि जब इसके ऊपर लोड आएगा कंक्रीट का, तो ये जो स्टील है वो दब जाएगा, और दब करके ये जो स्टील है वो आपके शटरिंग में टच हो जाएगा और आपकी कंक्रीट हो जाएगी पूरी। और जब आप शटरिंग खोलेंगे, यानी जब आप डीशटरिंग कराएंगे, उस टाइम पे कई बार आपने देखा होगा सरिया दिखाई दे रहा है नीचे से, छत के नीचे से, और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उसे मसाले से फिल कर देते हैं, बट वो अब कोरोजन से 100% वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो कंक्रीट है वो कम से कम, जैसे मैं स्लैब की बात करूं अगर, तो वहाँ पे 1 इंच या फिर कह लें 1.25 इंच वो कंक्रीट के अंदर होना चाहिए। बट अगर वो एक्सपोज हो गया, अगर बाहर आ गया अगर, तो इन फ्यूचर मॉइस्चर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, वहाँ से ये जो स्टील है वो कोरोजन होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो बिल्डिंग की लाइफ है वो घट जाएगी। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि जो भी हमारा स्टील है उसे हमें कंक्रीट के अंदर छुपाना है। उसके लिए हमें ये कवर ब्लॉक हमें यूज़ करने चाहिए। जो ये कॉलम है उसके चारों तरफ, यानी सपोज हमारे कॉलम का जो साइज है वो मान लीजिए कि 1 फीट बाई 1 फीट का है, तो हमें हर तरफ से करीब करीब 1.5 इंच छोटा रिंग बनाना होगा, ताकि बाहर से पूरा पूरा कॉलम में कंक्रीट आ जाए। और उसी तरीके से जो हमारा स्लैब है, स्लैब की जो पूरी डेप्थ है, पूरी डेप्थ में से हमें कम से कम 20 mm या फिर 25 mm दोनों तरफ से, टॉप से भी और नीचे से भी, उतना हमें सरिये को छोटा रखना होगा, यानी कि उसी के बीच में रखना होगा। यानी कि मैं बस इतना आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पूरी डेप्थ है कंक्रीट की, हम उससे स्टील अंदर ही रखेंगे, दोनों तरफ से, टॉप से, बॉटम से, साइड से, हर जगह से हमारा कंक्रीट अंदर होना चाहिए, यानी कि सॉरी, जो हमारा स्टील है वो कंक्रीट के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टील बाइंडिंग में ही मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट जो गलती होती है वो क्या करते हैं कि जब सपोज आपके 3 मंजिल की बिल्डिंग है मान लीजिए, तो अगर 3 मंजिल की बिल्डिंग है तो एक ही स्टील तो पूरा पूरा जाएगा नहीं ऊपर तक, तो उस केस में हम स्टील में लैपिंग करते हैं। लैपिंग मतलब हम जोड़ते हैं उसे, दो स्टील को हम जोड़ते हैं। तो इसमें जो पहली गलती मैंने ऑब्जर्व की है कि जो कॉलम का स्टील है वो सब एक ही जगह पे पूरी कटिंग कर देते हैं, बट इसमें नहीं है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको करना क्या चाहिए कि मान लीजिए कि आपके कॉलम में 12 स्टील है, तो 12 में से 6 को हम एक लेवल में छोड़ें और 6 को हम थोड़ी सी दूरी पे छोड़ें दूसरे लेवल पे। हम सारे कॉलम, अगर हम कॉलम के सारे स्टील को हम एक ही जगह ज्वाइंट करते हैं अगर, तो काफ़ी वीक हो जाता है। तो हमें ज्वाइंट कभी भी एक जगह नहीं रखना चाहिए, हमें आधे आधे करने चाहिए, सेग्रीगेट, यानी कि हम आधे को एक जगह हम लैप करें और आधे को हम ऊपर लैप करें। हम सारे सरियों को लैप एक जगह नहीं करना चाहिए। ये देखिए काफ़ी अच्छा से दिख रहा है आपको इसमें। तो नेक्स्ट है कितना लैप करें। कई बार आपने कॉन्ट्रैक्टर को देखा होगा, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो काफ़ी छोटा लैप कर देते हैं। जितना छोटा लैप होगा, यानी कि लैप बोलते हैं ये लेंथ, जितना जॉइंट होगा आपस में, यानी जितना ये और जितना ये, सपोज ये पुराना स्टील है और ये नया स्टील है, तो जितना ये जॉइंट होगा इसको बोलेंगे लैप लेंथ। तो जितना ज़्यादा होगा इसकी पकड़ उतनी अच्छी होगी, यानी इसकी मजबूती उतनी अच्छी होगी। जितना कम होगा ये
वीक रहेगा, और जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो हम बहुत ज़्यादा तो करेंगे नहीं, वैसे हमारा स्टील वेस्टेज होगा, तो हम ज़्यादा ना करके हम एक थंब रूल जिसे बोलते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं 50 गुना, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाई जो आपका सरिये का जो डाया है, यानी कि जो मेन स्टील है जो नीचे से आ रहा है, या फिर जो हायर डाया का है। सपोज जो हायर डाया है नीचे या ऊपर, जो भी हायर डाया है यानी जिसकी डायमीटर ज़्यादा है, उस स्टील का जो डाया है उससे हम 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब थंब रूल, मतलब कम से कम, क्योंकि जनरली हम M25 यूज करते हैं और M25 में 40-90 होता है, 50 लेके चलते हैं मान लीजिए, तो हम 50 इंटू जो डायमीटर है हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये लेंथ उतना होना चाहिए, देखिए लैप लेंथ 50D ये रहा। सपोज ये 20 mm का बार है और ये 16 mm का बार है, तो हम 20 mm से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 50 यानी कि 1000, यानी 1 मीटर, करीब करीब 1 मीटर का ये लैप होना चाहिए अगर ये 20 का स्टील है तब। नेक्स्ट है लैप कहाँ करें। ये भी गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो सिविल इंजीनियर तो रखते नहीं हैं, तो इसमें उनसे गलती हो जाती है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो पहला हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कॉलम के लिए कि लैपिंग कहाँ करें, यानी कि जो हम जॉइंट है वो हम कहाँ छोड़े जॉइंट करने के लिए। तो कभी भी हमें ये वाला जोन चुनना चाहिए, 20 बी। जैसे ये हमारा एक छत है, दूसरी छत हमारी ये है, और ये हमारा कॉलम है। इस कॉलम में हम जैसे ये जो जगह बची हमारी बीम के नीचे जो भी जगह बचा हमारा, अगर बीम के नीचे से लेके और छत के ऊपर तक, उसको अगर हम 4 भाग में बांटें, तो ये 1/4 हो गया, 1/4 ये, दोनों को छोड़ देंगे नीचे से ऊपर से, यानी बीम के नीचे भी हमने 1/4 छोड़ दिया और कॉलम के स्लैब के ऊपर भी हमने 1/4 छोड़ दिया। और जो जगह बचा इसी में हमें लैप करने होंगे दोनों, यानी 50% यहाँ 50% यहाँ, हमें इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी कि हमें छत के नज़दीक, अगर मैं सीधी सीधी बातें बताऊँ आपको, तो सीधे लैंग्वेज में आपको छत के नज़दीक में लैप नहीं करना चाहिए, छत से थोड़ा सा ऊपर आ जाए उसके बाद ही आप लैप कराएं। यानी कि लैप हमें इस जोन में करना चाहिए, ना छत के नीचे ना छत के ऊपर, हमें इस जोन में लैप करना चाहिए। रही बात बीम की, तो बीम में जो लैपिंग करनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज ये बीम है, तो बीम में एक लेयर ऊपर चलता है, एक लेयर नीचे चलता है। नीचे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो टेंशन लोड आता है, जब हम लोड आएगा छत के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा लोड में यहाँ पर आता है लोड, इसलिए हम कभी भी लैप बीच में नहीं करेंगे। यानी ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, बीच में ये बीम जा रहा है अगर, तो हम लैपिंग कभी भी बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन हमारा बीच में आता है। तो हमें कॉन्ट्रैक्टर को ये बोलना होगा कि अगर आपने कभी गलती से देख लिया अगर, तो ये ध्यान रखें कि जो बीम की जो लैपिंग है नीचे वाले स्टील की लैपिंग कभी भी हो तो वो कॉलम के पास हो, बीच में ना हो, कॉलम के नज़दीक में हो, बीच में बिल्कुल ना हो। और जो ऊपर वाला स्टील है उसमें बीच में ही हो लैपिंग, ये ध्यान रखें, उसमें कॉलम के पास में ना रखें। नेक्स्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि कई सारे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये गलती ये करते हैं कि ये जो जैसे बीम आ रही है ना, इसको पूरा लेके नहीं आते हैं, इसे यहाँ तक छोड़ देंगे, बहुत किनारे तक। तो जैसे ये जा रहा है ना, ये बीम जा रहा है इस कॉलम में, तो इसको पूरा लेके जाएं, सिर्फ कवर छोड़ दें बाहर से, इसे पूरा लेकर आए लास्ट तक। जितना ये इसे बोलते हैं हम डेवलपमेंट लेंथ, तो हालांकि पूरे टर्म्स समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप समझ लीजिए कि जो ये बीम है ये पूरा कंक्रीट यहाँ तक आए, और इसका जो एल जो आप मोड़ते हैं ना इसे, ये एल जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना मुड़वाए, इससे कॉलम में और जो बीम में है वो पकड़ अच्छी बनेगी। ये भी देख रहे हैं, ये पूरा लास्ट तक आया है, इस तरीके से पूरा ऐसे भी लेके आए, उसे नीचे मोड़े भी। कॉन्ट्रैक्टर अपनी सुविधा के लिए वो बहुत छोटा सा मोड़ देता है, बट जितना डेप्थ है बीम का उतना तो आप मोड़े ही मोड़े, कम से कम जितना भी, अगर 1 फीट का बीम है तो इसे कम से कम 1 फीट तो मोड़े ही मोड़े इसे, और इसे पूरा का पूरा कॉलम तक एंड तक लेके आए, सिर्फ जो कवर है उसको छोड़कर। उसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये जो बीम है पूरा ऊपर तक आ रहा है, ये बीम पूरा ऊपर तक आ रहा है, और ये देखिए पूरा जो एल है लगभग जितना बीम है उसकी साइज तक है। इससे क्या है कि पकड़ अच्छी बनेगी दोनों में, और आपकी जो बिल्डिंग की जो मजबूती है वो अच्छी रहेगी। ये देखिए, अगर इस तरह से लोड पड़ता है तो यहाँ से देखिए क्रैक हो सकता है, अगर आपने पूरा फंसा नहीं रखा है अगर इस बीम को इस कॉलम के साथ में, तो इस तरह से ये टूट सकता है इसी जगह से। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो शटरिंग है
उसको भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर शटरिंग में गैप रह गया या फिर शटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि कंक्रीटिंग के टाइम पे जो कंक्रीट है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और अगर वहाँ से बाहर निकला सपोज तो उस जगह क्या होगा, क्या वो कंक्रीट खाली हो जाएगा, और बाद में जब आप उसे फिल कराते हैं तो वो कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। तो कंक्रीट कोशिश करें कि कंक्रीट बाहर ना निकले, आपका ज़रा सा भी गैप हो अगर उसे फिल करा ले। शटरिंग में कहीं भी गैप दिखाई ना दे आपको, तो उसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर गैप होगा तो वहाँ से जो सीमेंट का जो स्लरी होता है वो बाहर निकलेगा और आपका जो कंक्रीट है वो हनीकॉम्ब निकलेगा, और उसकी वजह से फिर बाद में आपको मॉइस्चर की वजह से स्टील में कोरोजन का चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर हमें उससे बचना है तो हमें शटरिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि शटरिंग बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से लगवाएं और उसमें कहीं भी कोई गैप ना हो, और शटरिंग कास्टिंग के टाइम पे यानी जब ढल रही हो छत या फिर कॉलम उस टाइम पे ना खुले, क्योंकि अगर कंक्रीट बाहर गया ये प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट है आरसीसी, यानी कि छत की जो कास्टिंग, कई बार लिंटल कास्टिंग भी उसे बोलते हैं आप लोग, लेंटल भी बोलते हैं, लेंटर डालेंगे या फिर स्लैब कास्टिंग बोलते हैं हमारे सिविल के टर्म्स में। तो जो कास्टिंग है वो कैसे कैसे करें हम उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहला चीज़ कि छत का जो कास्टिंग का जो ग्रेड है, यानी जो आप लेंटर ढलवाएं उसका जो कंक्रीट का जो मिक्स है वो M25 हो। M25 आपको नहीं समझ में आएगा, फिर मैं आपको इतना बता दूं जो उसका मिक्स है 1-1-2 रखें कम से कम, क्योंकि जो गांव में जो प्रैक्टिस है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जितना सीमेंट सैंड रखते हैं उतना ही एग्रीगेट भी रखते हैं, बट वो प्रैक्टिस कभी ना करें। आप यहाँ पे देख रहे होंगे लगभग ये डबल है, आपने ये ध्यान दिया होगा अगर, तो ये डबल है, जितना ये सैंड है उसका डबल एग्रीगेट है। तो कम से कम आप ये मिक्स जरूर रखें, 1 सीमेंट 1 सैंड, यानी अगर तसले से नापते हैं किसी भी चीज़ से नाप रहे हैं आप अगर, तो 1 सीमेंट 1 सैंड और 2 एग्रीगेट नापें सेम मात्रा में। ये नहीं कि सैंड ज़्यादा ऊपर तक नाप दिया और सीमेंट कम नाप दिया, जितना सीमेंट नापें उतना ही सैंड नापें और उतना ही एग्रीगेट भी नापें, यानी कि उसी तसले से, और डबल रखें उसको। कोशिश करें एक बॉक्स बना लें लकड़ी का और उस बॉक्स से बिल्कुल बराबर नापें, क्योंकि जो तसला होता है आपका इस शेप का होता है और उस तसले में कोई ज़्यादा फिल करता है, क्योंकि वहाँ पे तो लेबर काम कर रही होती है, कई बार वो ज़्यादा फिल कर लेते हैं, कई बार वो कम फिल कर देते हैं, तो जो एक्चुअल मिक्स है वो नहीं बन पाता है। तो कोशिश करें उसे एक रेक्टेंगुलर या फिर एक स्क्वायर बॉक्स बनवा लें, रेक्टेंगुलर नहीं सॉरी, आप एक स्क्वायर बॉक्स बनवा लें और उसी बॉक्स में बराबर लेवल में बिल्कुल आप मेजर करवाएं सेम सारी चीज़ों को। बट रिकमेंड मैं यही करूँगा कि जो आप कंक्रीट लें वो आप बैचिंग प्लांट से ही लें, क्योंकि जब भी कंक्रीट बनता है साइट पे वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है, और अगर साइट पे बनवाते भी हैं तो उसे आप मिक्सर मशीन में ही बनवाएं। मिक्सर मशीन में आपको दिखा दूँ, इस तरह का मिक्सर मशीन आता है, अगर कुछ ना हो तो इस तरह का बेबी मिक्सर भी आता है, छोटे से मिक्सर आते हैं। उसे कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि भैया आप फावड़े से मिक्स मत करो, उसे कम से कम इस मशीन में मिक्स करो, तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर कराएं, और जहाँ तक पॉसिबल हो आप बैचिंग प्लांट से कंक्रीट लें। नेक्स्ट है, अगर आप छत के अलावा या फिर कॉलम के अलावा आप अगर कहीं और भी कंक्रीट डालते हैं, जैसे कि लिंटल कास्टिंग में, लिंटल बोलते हैं दरवाजे के ऊपर वाला, तो जो दरवाजे के ऊपर कास्टिंग करें उसमें कम से कम M15 या फिर M20 रखें, एज पर डिजाइन रखें, या फिर तो जो 20 होता है उसे रखते हैं 1 1.5 3, यानी 1 सीमेंट 1.5 सैंड और 3 एग्रीगेट। आप 1 2 4 भी रख सकते हैं, 1 सीमेंट 2 सैंड और 4 एग्रीगेट, ये मिक्स रखें। लेकिन छत के लिए या फिर कॉलम के लिए हमेशा आप ये मिक्स रखें 1 1 2, उससे कम कभी ना रखें। नेक्स्ट है कि अगर जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम आरएमसी से मंगाएं, और अगर नहीं है तो हमें हैंड मिक्स को हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए, हम उसे मिक्सर मशीन में बनाना चाहिए। और उसकी जो क्यूरिंग है यानी कि जो तराई है उसे पानी से 7 दिन तक करें हम, या फिर हम उसे बोरी बांध के तराई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ दिख रहा है आपको, बोरी बांध के तराई करें कॉलम के अंदर, और जो छत है छत के ऊपर इस तरह से मेड़ बनवा दें मसाले का, और फिर इसे पानी फिल करवा दें और 7 दिन तक इसे भरा रहने दें, और 7 दिन तक इस पर भी दिन में 2 से 3 बार तराई करवाएं इसे बोरी के ऊपर, बोरी बांध करके जूट की, और फिर उसके ऊपर इसकी तराई कराएं। नेक्स्ट है
ये अगर हम बैचिंग प्लांट से कंक्रीट लेकर आते हैं तो उसे कम से कम मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर हम उसे यूज़ कर लेना चाहिए। और अगर जो टीएम होता है, जो ट्रांजिट मिक्सचर होता है, जो गाड़ी जिस ट्रक में आता है कंक्रीट, अगर उससे बाहर निकल के हमारे छत पे आ गया कंक्रीट तो उसे हमें आधे घंटे के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर तो हार्ड हो जाएगा। तो और जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर हम 3 घंटे के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। 3 घंटे कब से? जब से उसमें पानी मिक्स किया गया है। आपके पास एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में ये एक ऑनर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जब भी वो कंक्रीट आए उस पर जो मिक्स टाइम लिखा रहता है बैचिंग प्लांट के लिए, कब गाड़ी निकली है वहाँ से या कब लोड हुआ है, जो लोडिंग टाइम है वो उस पर लिखा होता है। उस लोडिंग टाइम से मैक्सिमम 3 घंटे आप गाड़ी को रखें, यानी उस कंक्रीट को यूज़ करें। अदरवाइज फिर उस कंक्रीट को आप फेंकने के लिए बोल दें, उस कंक्रीट को आप यूज़ ना करें कभी भी। नेक्स्ट है कि हम उसकी शटरिंग कब खोलें। कई बार ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्टर को जल्दी होती है, उसे वर्क फ्रंट नहीं मिल रहा होता है, या फिर उससे मटेरियल उसे यूज़ करना होता है अगले छत के लिए, तो वो शटरिंग को जल्दी भी खोल देता है। तो जल्दीबाजी कभी ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कब कब खोलना चाहिए। जो कॉलम है उसे आप अगले 24 घंटे के अंदर खोल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई लोड नहीं आता है साइड से। तो आप शटरिंग, कॉलम की शटरिंग जो है वो 24 घंटे के अंदर खोल लें। नेक्स्ट है जो बीम है, जो बीम है वो 14 दिन के अंदर खोलना चाहिए। जो बीम होता है ना, बीम को हमें 14 दिन के अंदर खोलना चाहिए। 14 दिन से ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। और जो छत है और हाँ सॉरी, जो 14 दिन के अंदर खोलनी चाहिए कब? जब अगर स्पैन जो है वो 6 मीटर से कम है, और अगर स्पैन 6 मीटर से ज़्यादा हो रहा है अगर, तो हमें 21 दिन के बाद खोलना चाहिए उस बीम को। नेक्स्ट है अगर हमारा जो छत है 4.5 मीटर से ज़्यादा कम का स्पैन है तो हम उसे 7 दिन में खोल सकते हैं। और अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा का स्पैन है अगर, यानी कि जो दोनों दीवार है जिस पर हमारा छत टिका हुआ है, अगर उसकी दूरी 4.5 मीटर से ज़्यादा हो रही है तो हम उसे 14 दिन में खोलें उस छत को। नेक्स्ट है कि हाँ, अगर हमें छत को सपोज कहीं रोकना पड़ रहा है कास्टिंग के बीच में, तो हम उसे वर्टिकल छोड़ें, कभी भी ऐसे फैला के ना छोड़ें। वो पहले होता था प्रैक्टिस, बट वो बंद हो गया है। जब भी जहाँ भी हमें कंक्रीट को रोकना हो, मैं आपको दिखा दूँ फोटोज, ये देखिए, जैसे सपोज ये कंक्रीट रोका गया है अगर यहाँ पे, तो हमें इसे बिल्कुल सीधा छोड़ना चाहिए। कभी भी, मैंने वर्टिकल जॉइंट बोलते हैं, हमें इसे वर्टिकल छोड़ना चाहिए। और जब दोबारा इस पर आप शुरू कराएंगे कास्टिंग, तो अगले दिन या 2-3 दिन के बाद, तो इसके ऊपर सीमेंट स्लरी डालें, पहले सीमेंट का घोल बना करके फिर इसके ऊपर डालें और फिर कंक्रीटिंग कराएं। और अगर बहुत ज़्यादा दिन हो गया है तो आप इस पर बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करें। नेक्स्ट है जो कंस्ट्रक्शन है वर्टिकल होना चाहिए। और हमेशा हमें जब भी हम कंक्रीटिंग करने जाएं गर्मियों के दिनों में, अगर हमारा जो शटरिंग प्लेट है या फिर प्लाई गर्म हो गया है अगर, तो हमें उससे पहले पानी का छिड़काव करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें कंक्रीट यूज़ करना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, ये है वाइब्रेटर। हमें कंक्रीटिंग के टाइम पे जो वाइब्रेटर मशीन आता है छोटा सा, वो वाइब्रेट करता है, तो हमें करीब 1.5 इंच से लेकर के 2 इंच 60 mm भी बोलते हैं या फिर 40 mm आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह का हमें ये नोज़ल यूज़ करना चाहिए। और इसमें कंक्रीट में वाइब्रेटर ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वाइब्रेटर लगाने से जो कंक्रीट का कॉम्पैक्शन है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। जो कंक्रीट है वो शरीर के चारों तरफ जा पाता है, हर जगह जा पाता है, कोने कोने में, जगह जगह वो आसानी से जा पाता है। और अगर आप वाइब्रेटर यूज़ नहीं करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कंक्रीट हमारा सेट हो गया और वो हर जगह पे नहीं पहुंच पाया, वो खाली रह गया है, उसकी कॉम्पैक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है। तो हमें वाइब्रेटर जरूर यूज़ करना चाहिए। कभी भी हमें करनी से, जो करनी बोलते हैं, करनी से या फिर सरिये से इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ये वाइब्रेटर मशीन जरूर यूज़ करना चाहिए उसके कॉम्पैक्शन के लिए, ये बेटर होता है। तो गाइज़, मैं अगले वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। हमें प्लास्टर में किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब आप ब्रिकवर्क करा रहे हैं उस टाइम पे किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।